दोस्त नमस्कार। मेरा नाम विभु। हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में बिहार पीसीएस के द्वारा करवाए जाने वाला प्रो सेक्शन ऑफिसर का वन लाइनर क्वेश्चन। ये दोस्तों, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये वन लाइन क्वेश्चन है, ये प्रश्न पढ़ेंगे हम और उसका उत्तर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक, ऐसी ही वीडियो आपके लिए जो है एग्जाम को मुख्य फोकस रखते हुए आपके लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक बात हो, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे आपके सामान्य अध्ययन के अर्थात जीके जीएस के, और बाकी के जो 100 क्वेश्चन होंगे कानून से रिलेटेड, ऐसे ऐसे तरह के 250 क्वेश्चन होंगे पूरे जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? क्या था दोस्तों प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम था प्राच्य या मगध। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इनका नाम है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों ये है सासाराम बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो इनका नाम है वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों इनका नाम था शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का विभाजन कब हुआ? यानी कि झारखंड से अलग कब हुआ बिहार? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध की पहली राजधानी कहाँ है थी? तो दोस्तों ये थी राजगृह, जिसे गृहव्रज भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी को। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है इसके लिए, बिहार पीसीएस के लिए, बिहार पीएससी के लिए। ठीक है, जो सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है। ऐसी ही वीडियो हम ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर के रूप में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बस हमारे साथ वीडियो के में जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये अभी हम जो एग्जाम है थोड़े ऐसे लाए हैं, नॉर्मल मतलब इजी लेवल के थोड़े, और थोड़े मतलब मीडियम टाइप क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको इसका जो हार्ड वर्जन है वो भी करवाएंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो में, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो दूसरी वीडियो में करवाएंगे हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर दें। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। क्या था? श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें ही श्री कृष्ण सिंह जी को ही बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये थे धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में कुल कितने प्रखंड अर्थात मंडल हैं? तो कितने मंडल है दोस्तों? आपका उत्तर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 2.86%। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? दोस्तों ये है पश्चिमी चंपारण जिले में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में औसतन वर्षा कितनी है? तो यह है दोस्तों 1200 mm के लगभग। आपको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर के बराबर बैठेगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों ये है 918। क्वेश्चन नंबर 20 है, भा- साक्षरता दर में बिहार का भारत में स्थान, तो साक्षरता के मामले में कितना है? अंतिम, यानी लास्ट वाले पॉइंट पर आता है ये। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो रैपिड फायर के रूप में समझो आप, कि एक बारी में 250 क्वेश्चन बनना है इधर से। ठीक है, इससे आपकी जो तैयारी कितनी है वो भी पता चल जाएगा कि बेसिक पकड़ है या नहीं आपकी। ठीक, तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो में। हम 250 क्वेश्चन तक लेकर जाएंगे आपको, जिसमें भारतीय जो कानून है, बीएनएस, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहें बस आप हमारे साथ अंत तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1764 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1757 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो दोस्तों ये है गन्ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोनपुर मेला किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो ये भरता है गंडक नदी। ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका जवाब होगा श्री करशन सिंह, जो कि बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार केसरी के, है ना दोस्तों। और क्या, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था अभी हमने, उसका बिहार से नेतृत्व करने वाले भी कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों ये थी राबड़ी देवी। ये किनकी धर्मपत्नी है? आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इनकी धर्मपत्नी है। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इनका नाम था बिरसा मुंडा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कामा गाटा मारू क्या था? तो दोस्तों ये एक जहाज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। आपको बताना है कि इस समय जो भारतीय गवर्नर था यानी वायसराय था, कौन था? वायसराय, वायसराय, वो बताना है दोस्तों कौन था इस समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1923 में। आपको बताना है कि किसने की। ठीक है दोस्तों, किसने की। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो ये लिए गए दोस्तों अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो दोस्तों ये लिए गए आयरलैंड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है 352 अनुच्छेद में। अब कौन सा आपातकाल लगता है इस समय, बताना आप। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों 54। देखो 54 आप बोल लेंगे ना तो चुनाव होगा, ठीक है। 54 चुनाव थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आपको बताना है कि वित्त विधेयक यानी बिल है ना, ये बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो ये जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से। आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था। आपको सन कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, धन विधेयक किस विधेयक सॉरी धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो यह है दोस्तों 110 में। देखो आपको अगर यह धन विधेयक के बारे में देखना है, देखो धन विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी बिल, है ना, मनी बिल। तो आप ही हटाओगे ना, मनी बिल में ये एम का ही हटा दो, तो आपको क्या दिखेगा? एक डंडा ए एक डंडा ए, ठीक। और ये बी को समझो कि आप एक जीरो ले लो इसकी ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा? धन विधेयक 110 अनुच्छेद की। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसे बुलाने का कौन कौन मतलब जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसे बुलाता कौन है? कौन बुला सकता है? ठीक है दोस्तों, वो बताना है आपको। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की किस अनुच्छेद में है? तो किस में है दोस्तों? हाई कोर्ट जो करता है, हाई कोर्ट वो 226 के अंतर्गत करता है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों। 40 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों ये है अमेरिका से। 42वां क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये बताना कि ये जो पहली बैठक है इनमें किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुना गया? ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
तो दोस्तों ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और ये बताना है जो महान्यायवादी है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, महान्यायवादी इसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो ये आता है दोस्तों 76 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये है 155 अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचायती राज किस अनुसूची में है। तो दोस्तों ये है 11वीं अनुसूची में। 47वां दल बदल कानून किस अनुसूची में है। यह है 10वीं। ये देखो द से दल बदल जो यहाँ लिखा हुआ है और द से ही 10 है ना, तो ये दोनों एक ही अनुसूची समझो। द से 10, द से 10। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950। 49 क्वेश्चन है, टैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। यदि वे 65 वर्ष की उम्र पहले पूरी कर लेते हैं तो तभी अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, या 6 वर्ष की अवधि तक सेवा करने के बाद रिटायर होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु आयु। तो दोस्तों ये है 25। आपको बताना है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु आयु। तो दोस्तों ये है 30 वर्ष। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो यह है दोस्तों 17। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। तो ये आता है अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्र स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह है दोस्तों 19 से लेकर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। तो ये लगता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। 58 क्वेश्चन, राष्ट्र उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों ये होता है राज्यसभा का। 59 क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है भारतीय संविधान के। तो यह है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 60, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह आता है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये है लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है स्कोर्बिटम। दोस्तों एक सूचना देनी है आपको, यदि आपको विटामिन के रासायनिक नाम की याद करने की ट्रिक चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है जो विद वीवो वीवो। ठीक है दोस्तों, और आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक लिख सकते हैं कि किस चीज़ की चाहिए। विटामिन मतलब विटामिन को याद करने की ट्रिक। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो आप और आपको मिल जाएगी।
जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होगी। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो दोस्तों ये नापी जाती है डेसिबल में। और बहुत बार इसका सिंबल आ जाता है कि डेसिबल का सिंबल क्या है, मतलब कैसे लिखा जाएगा डेसिबल। तो ये होता है दोस्तों छोटा डी और बड़ा बी, अर्थात स्मॉल डी कैपिटल बी, ऐसे लिखा जाता है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दोस्तों दूरी की, अर्थात बहुत जो लंबी दूरी होती है उन्हें मापने के लिए प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? तो ये लगता है दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, देखो आपको अगर याद करना तो ऊ से उत्तल, ठीक है, और ऐसे उत्तल। ठीक है, अब इसमें जो उत्तल में इस्तेमाल होगा वो होगा दूरदृष्टि के लिए। दूर, देखो दू ऊ की मात्रा आ रही और ऊ ही है रहा उत्तल का, है ना। तो उत्तल और ऊ ये मैच कर जाएगा, है ना। अवतल निकट के लिए होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना। तो दोस्तों ये आंधी तूफान का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों शुक्र, जो शुक्र ग्रह है हमारा, ठीक, उसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूर्य का निकटतम ग्रह। तो दोस्तों सबसे पास के ग्रह का नाम है बुध, बुध ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों की ट्रिक भी हमने अपने वीडियो में बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप हम उस पर विजिट करके देख सकते हैं। ये तो कर्क रेखा, क्या आप बता सकते हो कि जो भारत की मानक रेखा है, मानक समय रेखा, वो कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है दोस्तों, कुल कितने राज्यों से? आपका जवाब ऑप्शन दे रहे 3, 4, 5, 6, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये होगा क्या 69, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 से। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है नैनी, जो इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश का जिला इलाहाबाद, उसमें स्थित स्थान नैनी, वहां से गुजरती है। ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी भारत के अंदर जो जितने भी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 74, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 76, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? तो ये है 78%। क्वेश्चन नंबर 77,
प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो ये दोस्तों आया था 73 में। 78 क्वेश्चन। श्वेत क्रांति, जिसे दूध क्रांति भी कहते हैं, ये किसने चलाई, अर्थात इसके जनक कौन थे? तो ये थे दोस्तों वर्गीज कुरियन। 79 क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 1935 में। आपको बताना है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। क्या बताना है आपको? इसका राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, ठीक है दोस्तों, ये बताना आप। क्वेश्चन नंबर 80 है, बजट का उल्लेख संविधान में किस नाम से और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? दोस्तों बजट नाम से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। जो संविधान में बजट का नाम दिया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सर वो 81 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 2015 में, और इसके समाप्त होने पे योजना आयोग के। ठीक है दोस्तों, जो 1950 में हमने अभी पीछे सवाल में पढ़ाया कि 1950 में योजना आयोग स्थापित हुआ था या गठन हुआ था, तो उसी को ही 2015 में परिवर्तित कर उसमें, ठीक है, यानी परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन करा गया है, और तब उसका नाम रखा गया है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों। 82 क्वेश्चन, G20 की अध्यक्षता 2026 में किसके पास है? तो 2026 में दक्षिण अफ्रीका के पास है। 83 क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का लैंडर नाम क्या है? तो दोस्तों लैंडर का नाम है विक्रम। क्वेश्चन नंबर 84 है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस जीतने वाला व्यक्ति? ये है भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा। 85 क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल किसे मिला? तो दोस्तों ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है अमेरिका के, ठीक है दोस्तों, यूएसए के वाशिंगटन डीसी राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जो वहाँ की राजधानी है। 87 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1945 में। 88 क्वेश्चन, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सीपीयू। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोस्तों ये है इसकी फुल फॉर्म। 91 क्वेश्चन, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 92 है, पीएच मान 7 से कम होने पर क्या स्थिति होती है? तो दोस्तों ये अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 93, रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि दूध का पीएच मान कितना है? तो दोस्तों ये है 6.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो यह है दोस्तों प्लेटिनम। और आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर कठोर पदार्थ क्या है? इसका उत्तर देना है आपको। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? इसका मिश्रण है दोस्तों
स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको सर्च करके देखना है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पीतल किसका मिश्रण है? तो दोस्तों, आपको यदि ट्रिक से याद करना तो आप याद रखना पिताजी। पिताजी, ठीक। पिताजी से जो पी है ये तो बताता है पीतल, ठीक है, पीतल को। और ये जो ता है ये बताता है जिससे इसका निर्माण होगा, तांबा। और जी बताता है जिंक, ठीक। तो पिताजी लिख के याद कर सकते हो आप। 97 क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो यह है दोस्तों सिस्मोग्राफ। और किस स्केल पर मापी जाती है? तो इस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, ठीक है दोस्तों। और स्केल क्वेश्चन नंबर 98, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई राजगृह में। दोस्तों, ये जो महात्मा बुद्ध जी की जितनी भी संख्या हुई है, चार है ना, ये हमने ट्रिक से पढ़ाई है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ट्रिक से याद करना है तो आप हमारे चैनल पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बौद्ध संगीतिया ट्रिक वाई वी मुझे ऐसा लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो ये है दोस्तों महावीर स्वामी। आप इनका वास्तविक नाम बताओ कमेंट में क्या है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, ये है BNS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों ये हैं 358 धाराएं। 102। BNS कब से प्रभावी हुआ? ये हुआ 1 जुलाई 2024 से। 103 क्वेश्चन है, IPC 1860 का स्थान किसने लिया? तो यह है दोस्तों BNS 2023। दोस्तों देखो, ये जो पहले IPC जिसका फुल फॉर्म था इंडियन पिनल कोड, ठीक, जो 1860 में मैकाले शायद उसके समय में हुआ था, ठीक है। और इसे 2023 में इसका नाम कर दिया है BNS, भारत न्याय या भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ये इसका नाम हो गया है अब। और इसमें पता नहीं शायद 581 या 531 धारा आई थी, शायद 531। तो ये अब कम करके कितनी कर दी गई है? 358, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस दंड प्रावधान का प्रावधान BNS की किस धारा के अंतर्गत है? यह है BNS की धारा 4 के अंतर्गत। देखो, अगर आपको ट्रिक से याद करना कि कम्युनिटी सेवा जो है
तो धारा 4 में है बीएनएस की। देखो आप कहते हो ना कि कुछ काम करेंगे आदमी तो हमें 4 लोग क्या कहेंगे, है ना। 4 लोग यानी कि उन 4 लोग से मिल गई क्या बना हमारा समाज। ठीक है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। ठीक, तो वही कम्युनिटी यानी समुदाय सेवा। 105 बीएनएस में हत्या की सजा। तो दोस्तों बीएनएस में हत्या की सजा का प्रावधान है धारा 103। देखो दोस्तों एक बात और देखो, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो बी एन एस है, हर एक आपने देखा होगा बी एन एस, बी एन एस एस। ठीक है दोस्तों, ये जो भारत न्याय संहिता है, और ये है भारत न्याय सुरक्षा संहिता, शायद ऐसा नाम है इसका। देखो ये जो है, ये तो दंड के बारे में बताता है। ये मतलब कि किसे हम दंड कहेंगे, यानी दंड की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, ये जो बताता है, ये बताया दंड की परिभाषा, ये बीएनएस। और जो बीएनएसएस है, ये बताता है उस दंड की प्रक्रिया कि कैसे वो पकड़ा जा रहा है ना, कहाँ कहाँ। जो भी एक जैसे कोई अपराधी उसे पकड़ लिया, पकड़ने का तरीका क्या होगा, कौन पकड़ सके उसे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो सब बीएनएसएस के अंतर्गत आता है। तो बीएनएस में जो हत्या की सजा है उसके बारे में बताया गया धारा 103 के अंतर्गत। ठीक है, 106 में दहेज मृत्यु किस धारा में है। धारा 180 में। क्वेश्चन नंबर 108, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जो दे रखी, वो किस में दे रखी बीएनएस के, धारा 61 में। 109, अपहरण यानी किडनैपिंग किस धारा के अंतर्गत है, ये है 137 के। ठीक है, ये सब बीएनएस वाले चल रहे दोस्तों, बीएनएस वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, दुष्कर्म जिसे रेप कहते हैं वो किस धारा के अंतर्गत है, धारा 64। 111, सामूहिक दुष्कर्म का, धारा 70 में। क्वेश्चन नंबर 112, क्या बीएनएस में राजद्रोह जिसे सेडिशन शब्द से जाना जाता है, तो दोस्तों इसमें राजद्रोह को कोई उल्लेख नहीं है। इसमें देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी कृत्य नाम दिया गया है। बीट बचाओ, बीट बचाओ यानी सेल्फ डिफेंस, ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया है धारा 34 से 38 तक। ठगी के बारे में बताया गया है दोस्तों बीएनएस की धारा 78 में। चोरी के बारे में बताया गया है धारा 303 के अंतर्गत। ठीक, और ये जो डकैती है, डकैती के बारे में बताया गया है धारा 310 के अंतर्गत। लोक सेवक का आदेश न मानना, लोक सेवक, ये बताया गया है 206 में। धारा 118,
झूठी गवाही देना। तो ये आता है दोस्तों 236 धारा के अंतर्गत। मानहानि यानी डिफेमेशन, ये आती है धारा 356 के अंतर्गत। ये 120 जो है, सॉरी 120 क्वेश्चन है। आपराधिक बल, इसके बारे में बताया गया है धारा 131। हमला, हमला किसे कहते हैं, ये दंड जो परिभाषा है ये धारा 132 के अंतर्गत बताया गया है। बीएनएस में आतंकवाद की परिभाषा, इसे हम आतंकवाद कहेंगे, ठीक है, ये बताया गया है 113 धारा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 123 है भीड़ द्वारा हत्या यानी मॉब लिंचिंग, ये बताई गई है धारा 103(2), 103(2) के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएस में दंड के प्रकार। तो दोस्तों दंड कितने प्रकार के हैं बीएनएस के अंतर्गत, ये है 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं, मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 125, क्या बीएनएस में कोड़ा मारना दंड है, तो दोस्तों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेच्छा से उपहति कारित करना, तो यह है दोस्तों धारा 115 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 127, गंभीर उपहति, तो ये है दोस्तों 117 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28 है सह-दोष परिरोध, तो ये धारा 142। सह-दोष अवरोध ये दिया गया है धारा 144। धारा 130, आपराधिक न्यास भंग, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये धारा 316 में दिया गया है। छल यानी चीटिंग, चीटिंग क्या है, तो ये बताया गया बीएनएस की धारा 318 में। 132, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ये बताया गया है 314 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आभूषण की चोरी, जो आभूषणों की चोरी होती है, ये धारा 305 में बताया गया है। लोक शांति भंग करना, लोक शांति भंग करना, ये धारा 189 में बताया गया है। दंगा, जिसे वेरी कहते हैं, ये 190 धारा के अंतर्गत बताया है, यानी 190। 136, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये 299 धारा के अंतर्गत बताया गया है। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना, ये धारा 144। तस्करी यानी ट्रैफिकिंग, ये धारा 143 के अंतर्गत बताया गया है। बीएनएस में जुर्माने की अधिकतम सीमा क्या है, तो अपराध के अनुसार, और ये विवेक पे आधारित है, किसके, जो भी मतलब या मजिस्ट्रेट है ना, और या जो भी जज होंगे, ठीक है, उनमें कितनी रखना चाह रहे हैं उनके ऊपर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बीएनएस में अविश्वास अपराध है,
नहीं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो 141 से 180 क्वेश्चन होंगे ये होंगे BNSS। आपको बताया कि ये उस अपराध अपराधी को पकड़ने की जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत ही आती है। 41 में क्या है, वो एक बात और बता दूंगा आपको। देखो, जैसे जो IPC ये थी, इसका स्थान किसने लिया? BNS में। ठीक। ऐसे ही जब ये थी IPC चलती थी उस समय, ये तो दंड की परिभाषा बताती थी। और जो CRPC ये थी, इसके समय ये थी, तो ये बताती थी वो प्रक्रिया, है ना, ये दंड, और ये बताती थी उसकी प्रक्रिया। ऐसे ही वर्तमान में जो IPC उसका रूप ले लिया BNS ने, और CRPC का ले लिया है BNSS ने। ठीक। पहले ये दंड बताती थी, ये उसकी प्रक्रिया, ये दंड बताती है वर्तमान में, और ये उसकी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। तो CRPC 1973 का स्थान किसने लिया? ले लिया है दोस्तों BNSS 2023 में। तो BNS की फुल फॉर्म है भारतीय, B से भारतीय, N से न्याय, S से भारतीय न्याय सुरक्षा, फिर जो है ऐसे इसे संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये इसका नाम है। बी नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNSS में कुल धाराएं, सॉरी वो गलत बता दिया आपको, उस टाइम बताया था ना कि BNS में 531। तो दोस्तों गलती होगी थोड़ी सी, ठीक है, क्षमा मांग रहे हैं। ये जो है ये BNSS के अंतर्गत है, ठीक है, 531 धारा। सॉरी, 43 क्वेश्चन है, 143। 0 FIR, ये क्या है? ये है धारा 173(1) में FIR की प्रतिमुक्ति देना, ये धारा 173(2) में है। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को, गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देना, यानी किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं हम, तो उसकी सूचना हमें भी देना, जिनका वो व्यक्ति है, ठीक है, उनके परिजनों को, यानी परिवार वालों को। तो ठीक है दोस्तों, ये आती है धारा 336 की। समन की तामील, ठीक है, समन की तालीम, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो धारा 64 के अंतर्गत आती है। अब ये जितने भी पर्सन होंगे ये BNSS के होंगे, ठीक है। 147 वारंट, वारंट की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, ये 70 के अंतर्गत है, धारा 70। ये एक बात और बता दूं दोस्तों, जो ये BNS है ये अलग अलग है, मतलब जो इसकी धाराएं हैं वो अलग है, और जो BNSS है इसकी धाराएं अलग है। जैसे यहाँ भी 1 से लेके ऐसा होते चली आगे जितनी भी होगी लास्ट, और ये भी होगी 1 से लेकर 531 तक धारा, ठीक है। इसकी अपनी अलग धाराएं हैं BNSS की, और इसकी अपनी अलग धाराएं, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अग्रिम जमानत,
अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बिल, इसके बारे में यानी इसका जो प्रक्रिया है वो बताई गई है धारा 482 यानी 482 के अंतर्गत। 149 क्वेश्चन है रेगुलर जमानत, इसकी जो प्रक्रिया बताई गई है वो बताई गई है धारा 480। क्वेश्चन नंबर 50 लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसकी बताई गई है धारा 17 के अंतर्गत कि किसे हम लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। ठीक है, ये बात धारा 107 ये धारा 17 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस जो रिपोर्ट लिखती है वो किस धारा के अंतर्गत लिखती है? धारा 193 यानी 193 के अंतर्गत। वन 149 है रेगुलर जमानत, ये अब बताई गई है 480। लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर धारा 17 में बताती है। पुलिस रिपोर्ट ये धारा 193 में। यहाँ तक के क्वेश्चन है। दोस्तों 150 क्वेश्चन हमने करवा दिए, अब मात्र 100 क्वेश्चन बचे हैं आपके, तो आप थोड़ा और जुड़े रहें, ये क्वेश्चन भी लगभग 15-20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। विचारण जिसे हम ट्रायल कहते हैं के प्रकार, तो दोस्तों कितने प्रकार के ट्रायल होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। सत्र, वारंट, समन, संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बीएनएसएस में पहली बारगेनिंग है? सॉरी दोस्तों, बोलने में थोड़ा गलती होगी। ये है क्या बीएनएसएस में प्ली बारगेनिंग है? तो इसका उत्तर है हाँ। और किस धारा के अंतर बताया गया है? ये बताया गया है धारा 457 यानी 457 धारा के अंतर्गत। भूख हड़ताल हड़ताल या पुलिस का अधिकार, ये बताया गया है अध्याय 12 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 155 खोज यानी सर्च, ये वारंट, इसके प्रक्रिया के बारे में बताया गया है धारा 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्यों की परीक्षा, ये बताया गया है धारा 183 में। वन 157 है FIR, इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो दोस्तों ये FIR लिखी जाती है, ये नहीं कि तुम छोटा केस लेकर जा रहे जब भी, ठीक है, ये लिखी जाती है जो गंभीर मामले होते हैं, गंभीर मामलों में, ठीक है, जो गंभीर मामले हैं उनमें हम FIR मतलब जो थाने में लिखी जाती है FIR वो गंभीर मामलों में, ठीक है। और गंभीर मामले यानी हम अपनी मर्जी से गंभीर मामले की परिभाषा दे रहे हैं, ये भी बताया गया है BNS में। ये गंभीर मामला हम किन्हें कहेंगे, ठीक है। तो FIR दर्ज न होने पर SP के पास शिकायत कर सकते हैं हम, ठीक है। यदि थाने में हमारी FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं वो लोग, तो हम क्या करेंगे, हम SP के जो उस जिले का SP होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके पास अपनी शिकायत, ठीक है,
लेकर जा सकते हैं। ये हमारे किस कानून में बताया गया है? ये BNSS के धारा 173 क्लोज 4 के अंतर्गत बताया गया है। 158, क्या BNSS में वीडियोग्राफी अनिवार्य है? तो दोस्तों जी हाँ, ये भी अनिवार्य है जब्ती के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जशीट दाखिल करने की अवधि। तो दोस्तों ये चार्जशीट दाखिल करने की अवधि कितनी है, इस समय के बारे में बताया गया है धारा 193 इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरी ट्रायल, ये बता किसके अंतर्गत बताया है? धारा 284 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन कोर्ट द्वारा सजा, यानी जो सेशन कोर्ट या आपने लिखा देखा होगा कहीं सत्र न्यायालय हो जो, ठीक है दोस्तों, ये जो सत्र न्यायालय हो ये कहाँ तक की मतलब हाँ दंड देने का अधिकार है इन्हें। तो दोस्तों ये मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन्हें सेशन कोर्ट कहते हैं, इन्हें सत्र न्यायालय और इन्हें ही हम जिला न्यायालय कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिला न्यायालय भी यही होते हैं। 162 क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के अधिकार, ठीक है। मजिस्ट्रेट तो पता ही होगा, जैसे तहसीलदार और जी ये एसडीएम है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है ना, उपखंड अधिकारी, दंडाधिकारी, सॉरी मजिस्ट्रेट होते हैं दंडाधिकारी, ठीक। डीएम होते हैं जिले के दंडाधिकारी या जिलाधिकारी, ठीक है। ऐसे जैसे जज को मतलब सजा देने का वो है ना अधिकार, ऐसे ही जो डीएम या एसडीएम या तहसीलदार यानी जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं ये, उन्हें भी ऐसे ही अधिकार होते हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 63 है, 163, अपराध का संज्ञान। लेकिन जो ये मजिस्ट्रेट होते हैं दोस्तों, ये कुछ मामलों में ही, ठीक, कुछ मामलों में ही कुछ मामलों में ही दंड दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सभी मामलों में कि मृत्यु दंड भी जिलाधिकारी दे सकते हैं या एसडीएम, तो ये नहीं कर सकते ऐसा, ठीक। दंड देने का प्रावधान मृत्यु दंड, ये कुछ ऐसे दंड ये जसा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 162 है, मजिस्ट्रेट के अधिकार, ये धारा 22 के अंतर्गत आते हैं। अपराध का संज्ञान, ये धारा 210 के अंतर्गत आता है। 164 क्वेश्चन है, क्या पुलिस डायरी का उपयोग साक्ष्य में होगा? जी हाँ, साक्ष्य मतलब सबूत। तो जो क्या पुलिस डायरी होती है वो सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। जी हाँ। 165 क्वेश्चन है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, यानी कैसे गिरफ्तार करेंगे हम। हमने मतलब कानून किसी को कैसे गिरफ्तार करेगा वो सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है धारा 35। हथकड़ी का प्रयोग, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को पकड़ रहे तो उसके हाथ में हथकड़ी गिरता है ना, तो वो जो हथकड़ी पहनाने का वो प्रक्रिया है मतलब वो कहाँ से प्राप्त होती है इन्हें, इसके लिए कानून है एक धारा 43 यानी 43। तलाशी के दौरान गवाह, ये किसके अंतर्गत है? ये धारा 185 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNSS में
प्रोबेशन है। प्रोबेशन यानी कि किस चीज को रोकने का अधिकार है। जी हाँ, धारा 466। अपील। अपील की प्रक्रिया, कैसे हम अपील कर सकें, ठीक है, कोर्ट में। तो ये बताया गया है, ये अध्याय 35 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरीक्षण यानी रिवीजन। तो दोस्तों इसके बारे में अध्याय 36 यानी 36 के अंतर्गत बताया गया है। जमानत के बांड, जो भी जमानत के समय बांड भरवाया जाता होगा उसे, ठीक है, जो विषय यानी कि करने के लिए कहते हैं वो, जब भी तो जमानत को छोड़ते हैं। तो ये बताया गया है, धारा है 484 के अंतर्गत। 172 क्वेश्चन, क्या जमानत रद्द हो सकती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। यदि कोई जो उसे कहा गया उसके बात को नहीं मान रहा, ठीक है, तो जमानत रद्द भी हो सकती है। एफआईआर में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों 173 धारा के अंतर्गत। मजिस्ट्रेट का निरीक्षण, ये बताया गया है दोस्तों धारा 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ये अवधि कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 60 से 90 दिन, यानी 2 माह से 3 माह तक। वारंट का निष्पादन, ठीक, निष्पादन अर्थात जो वारंट है वो मतलब कहाँ तक प्रभावी है। तो दोस्तों संपूर्ण भारत, यानी भारत में कहीं भी किसी के खिलाफ भी वारंट जारी हो सकता है, जो मतलब कानून का उल्लंघन करता है। समन, तालीम न होने पर। तो दोस्तों क्या आदेश दे सकते हैं कोर्ट? तो घोषणा या कुर्की के आदेश दे सकते हैं। कुर्की, आपने सुना होगा कि उसके घर की कुर्की कर दी, यानी कि जब कोई पकड़ा नहीं जाता अपराधी, तो सरकार क्या करता है, कुर्की करता है उसके घर की, ठीक है। तो ये बताया गया है धारा 86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरार व्यक्ति, जो अपराध कर देता है और फरार चलता है, ठीक है, यानी कानून की पकड़ से दूर रहता है। ये बताया गया है कि फरार व्यक्ति किसे कहेंगे, ये धारा 84 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस में अपील की सीमा। तो ये धारा 469 में बताई गई है। दोस्तों ये बीएनएसएस जो था, इसके क्वेश्चन अब समाप्त हो गए हैं, ठीक है। अब चले हैं बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी भारतीय साक्ष्य एक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम 181 क्वेश्चन से लेकर 220 क्वेश्चन तक।
साक्ष्य अधिनियम जो कि 1872 था, उसका स्थान अब किसने लिया है? तो ये लिया है दोस्तों BS से 2023। जो साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से, इसमें कुल धाराएं कितनी है? 170। और इसमें जो साक्ष्य है, साक्ष्य क्या? साक्ष्य यानी सबूत, यानी एविडेंस की परिभाषा ये दी गई है धारा 2 के अंतर्गत कि हम साक्ष्य किन्हें कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 184, सुसंगत तथ्य, वो उसकी परिभाषा दी गई है दोस्तों धारा 6 में। स्वीकृति यानी एडमिशन, ये बताया गया है धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्वीकृति यानी कन्फेशन, कन्फेशन, ये बताया गया है धारा 22 में। क्या पुलिस के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान मान्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 188, मरणासन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, ये बताया गया है धारा 26 के अंतर्गत। दोस्तों बस कुछ समय और जुड़े रहो, 10 मिनट, 10-15 मिनट, बस आपकी ये वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। ठीक 250 क्वेश्चन तक लेकर जाएंगे हम। ये रैपिड फायर के रूप में समझो आप, ठीक है? यानी आपकी तैयारी कितनी है वो इससे पता चल जाएगा कि ये जो 250 क्वेश्चन है इनमें से आप कितने सही करके दिखाते हो। क्वेश्चन नंबर 189 है विशेषज्ञ की राय, ये किससे संबंधित है? धारा 39। मौखिक साक्ष्य, ये धारा 59। दस्तावेज साक्ष्य, ये धारा 61। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य धारा 60, ये भी धारा 61 के अंतर्गत ही आता है। ठीक, देखो ये दोनों दस्तावेज साक्ष्य हो या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो, ये धारा 61 में ही आते हैं। प्राथमिक साक्ष्य 57। 194 क्वेश्चन है द्वितीयक साक्ष्य, ये होते हैं धारा 58 में। साक्ष्य का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसमें बताया गया है? धारा 104 में। सबूत का भार किस पर है? जो दावा करता है, ठीक है? क्या पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, धारा 144। सॉरी दोस्तों, धारा 124। विशेषाधिकार प्राप्त संवाद, ये बताया गया है दोस्त 126 में। सह अभियुक्त, ये बताया गया है 30, धारा 30 में। यानी सह अभियुक्त किसे कहेंगे? गवाहों की संख्या, ये बताई गई है 134 के अंतर्गत। पचास क्वेश्चन रह गए दोस्तों, मात्र 5-10 मिनट के अंदर अंदर हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? बस थोड़ा और जुड़े रहो हमारे साथ। दूसरा क्वेश्चन है लीडिंग पर्सन, ठीक, ये बता, ये है धारा 141 में। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये है धारा 145 में। होस्टाइल विटनेस, ये 154 में। क्या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये कही है धारा 61 में बात। सबूत और साक्ष्य में अंतर, तो दोस्तों ये है विधि का प्रश्न, ठीक है?
206 क्वेश्चन है, मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? ये आना चाहिए प्रत्येक या डायरेक्ट। क्या गुमनाम गवाह मान्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं, जो गुमनाम है वो गवाह नहीं है। साक्ष्यों का परीक्षण, तो दोस्तों मुख्य, क्रॉस और पुनरीक्षण, ये 3 प्रकार के परीक्षण यानी कि किए जाते हैं। साक्ष्य की ग्राह्यता यानी एडमिसिबिलिटी, ये है दोस्तों धारा 136। दस्तावेज की परिभाषा ये दी गई है धारा 2 क्लोज 1 क्लोज डी में। 211 क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम का विस्तार, ये दोस्तों कहाँ तक है? ये भी संपूर्ण भारत ये दे रखा है, पूरे भारत कहीं भी। न्यायालय की उपधारणा ये बताई गई है धारा 113। जन्म के दौरान वैधता ये बताई गई है धारा 112 में। कोर्ट की परिभाषा ये बताई गई है धारा 2 में। ठीक है, जिसे हम कोर्ट कहेंगे, ठीक है, न्यायालय किसे कहेंगे। क्या साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस का प्रकार बदला? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मान्यता ये धारा 61 में है। क्या साक्ष्य में हियर से यानी सुनी सुनाई बातें मान्य है? तो उत्तर है नहीं, अपवादों के साथ। साक्ष्य कब तक दिया जा सकता है? तो सुनवाई के अंत तक। कोर्ट का प्रश्न पूछना ये अधिकार किसमें है? धारा 165 में। क्या साक्ष्य अधिनियम में एफिडेविट साक्ष्य है? तो कोर्ट के आदेश अनुसार, यदि कोर्ट कहेगा तो ही साक्ष्य होगा, एफिडेविट नहीं तो नहीं। क्या सीपीसी 1908 यानी सॉरी सीपीसी 1908 में कुल धाराएं 158। सीपीसी में आदेश 51 धारा के अंतर्गत दे रखा है। रेस जुडिकाटा, ठीक है, रेस जुडिकाटा ये बताया गया है धारा 11 में। रेस सब जुडिस ये बताया गया है धारा 10 में। वाद का संक्षिप्तीकरण धारा 26 में बताया गया है। डिक्री की परिभाषा यानी डिक्री किसे कहते हैं? यह धारा 2 का क्लोज 2 में बताया गया है। क्या डिक्री अपील योग्य है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों मौलिक अधिकार से। अब संविधान के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद शायद साइंस की। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सार्वजनिक उपचारों का अधिकार से। दोस्तों वैसे तो संविधान की जो आत्मा कहा गया है उसे उद्देशिका को कहा गया है, ठीक है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो अनुच्छेद 32 है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है या कुंजी, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एक देवी स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग काम करेगी, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर किसी का कंट्रोल होगा। 50 समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 में बताया गया है आर्टिकल। विधि के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता ये 16 में। अस्पृश्यता का अंत ये 17 में। क्या अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है? तो केवल आपातकाल के दौरान। लोक अभियोजक के कर्तव्य सीआरपीसी या बीएनएसएस के अनुसार, ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 FIR का मतलब। तो दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोग्निजेबल अपराधी के संज्ञ यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करे। तो दोस्तों जो कोग्निजेबल अपराधी होगा उसे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। नॉन कोग्निजेबल अपराध जिन्हें असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो असंज्ञेय अपराध में दोस्तों वारंट के साथ गिरफ्तार करती है पुलिस। समन मामला यानी समन केस ये बताया गया है धारा 2 क्लोज W में। वारंट मामला ये बताया गया है धारा 2X में। साक्ष्य का प्रकार यानी साक्ष्य मौखिक है या कोई सब दस्तावेज यानी कागज है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई डॉक्यूमेंट है वो। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ बदल सकता है? जी हाँ। साक्ष्य अधिनियम के जनक कौन है? जेम्स स्टीफन। संविधान का जनक किसे माना गया है? अंबेडकर। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? US से। BNS में ठगी की धारा 78 में। तो दोस्तों ये 250 आपकी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। बस दोस्तों आपसे यही अनुरोध है जोड़कर, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।